हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे सीजी बोर्ड क्लास 8 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मॉडल क्वेश्चन पेपर्स को, जहाँ पे सेट ए का पार्ट ए जो है वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। मैं उसमें आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी कि पहले आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन दिया जाता था और अभी आपको 2.5 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। अब यहाँ पे पार्ट 1 में हम लोग सेट 1 का ये सारा पोर्शन कवर किए, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस वाला पोर्शन जो है वो हो गया था। अब सेकंड पार्ट में हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डील करेंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको पार्ट 1 में भी बताई थी और यहाँ पे भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का बता रही हूँ कि टोटल 3 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 10 मार्क्स का होगा। टोटल 30 मार्क्स का आपका ये सेक्शन बनेगा, जहाँ पे हर एक क्वेश्चन, जैसे 3 क्वेश्चन है ना, तो इन तीनों ही क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आपको 2 में से एक को सॉल्व करना है। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रोसोम। पहले माइटोकॉन्ड्रिया पे आप लिखोगे 5 मार्क्स एंड देन सेंट्रोसोम्स पे लिखोगे यहाँ पे 5 मार्क्स, तो 10 मार्क्स आपका इसमें हो जाएगा। अब ये ऑप्शनल नहीं है, ये पूरा क्वेश्चन आपका हो गया। इसमें फिर ऑप्शन में आपको दिया है और यहाँ पे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन न्यूक्लियस विद डायग्राम। तो या तो आप वो माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोसोम वाला यूज़ कर सकते हो, मतलब आंसर कर सकते हो क्वेश्चन, या फिर एक्सप्लेन कर सकते हो न्यूक्लियस को विद डायग्राम। तो ये आपको ऑप्शन मिला है इंटरनल ऑप्शन क्वेश्चन 15 में। 2 में से एक आपको बनाना है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो ये एक डबल लेयर्ड राउंड या फिर रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसका जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए होते हैं। ये रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, क्योंकि सारा का सारा एनर्जी जो होता है वो यहीं पे प्रोड्यूस होता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, और यहीं पे स्टोर भी हो जाता है। इसलिए ये जो सेल बॉडी है उसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। देन उसके बाद सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम एक स्ट्रक्चर है जो कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस के पास या फिर उसके ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर 2 स्मॉल बॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं मिडिल में, जिसको कि सेंट्रोसोम के मिडिल में प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि सेंट्रियोल्स बोलते हैं। ये जो सेंट्रोसोम है वो हेल्प करता है सेल डिवीजन में, एनिमल सेल में, और ये जो सेंट्रोसोम है वो प्लांट सेल में भी देखने के लिए मिलता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और सेल डिवीजन के लिए, सेंट्रोसोम के लिए। देन न्यूक्लियस और उसके डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहले तो न्यूक्लियस क्या होता है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो ये एक बिग राउंड या फिर ओवल शेप का बॉडी होता है, जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है किसी भी सेल के। ये कवर्ड होता है बाई अ थिन मेम्ब्रेन, और इस थिन मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो मेम्ब्रेन है वो थिन, इलास्टिक और सेमी परमिएबल होता है नेचर वाइज। सेमी परमिएबल मीन्स सिलेक्टेड चीज़ों को वो आसपास आर पार होने देगा इस न्यूक्लियस के। इसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसी मेम्ब्रेन में, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, जिसके वजह से मटेरियल्स जो हैं वो एक्सचेंज हो सकते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म आपको पता है ना, जैसे हम लोग कोई भी एक सेल लेते हैं तो इस सेल के अंदर पूरा जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और उसके अंदर में न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस और ये जो पूरा साइटोप्लाज्म है, इन सब के बीच में जो भी मटेरियल्स है वो एक्सचेंज हो सके, उसमें ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो काम आता है, जो कि जिसमें स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है जो बोल रहे हैं। जो इनर साइड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, उसमें थिक सेमी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको कि न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे सेल के अंदर के फ्लूइड को साइटोप्लाज्म बोल रहे थे ना, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अब जो फंक्शन है एक, आप वो भी लिख सकते हो न्यूक्लियस का, कि ये सारे ही लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है सेल का, इसलिए इसको कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल भी बोलते हैं या फिर कंट्रोल रूम ऑफ सेल बोलते हैं। देन उसका आपको एक डायग्राम भी बनाना है। एक्सप्लेन करोगे उसमें 2.5 मार्क्स आपको मिलेगा, और आप डायग्राम बनाओगे वहाँ पे 2.5 मार्क्स मिलेगा, तो टोटल 5 मार्क्स इस पे है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ये जो फिगर दिख रहा है आप इसको देख करके बना सकते हो। तो आपको इसके अंदर एक मतलब ये न्यूक्लियोलस ज़रूर बनाना है, जिसमें पूरा ये फ्लूइड प्रेजेंट है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे थे। उसके अलावा आपको ये मेम्ब्रेन ज़रूर बनाना है, जिसमें आप पोर्स भी दिखा रहे हो। आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाना है। उसके अलावा इसके अंदर में आपको इतने सारे ये जो क्रॉसिंग्स दिख रहे हैं ना, इनको बनाना है, जिसको कि क्रोमैटिन नेटवर्क बोलते हैं। और ये स्मॉल स्मॉल आपको ये डॉट्स बनाने हैं इसके अंदर में। तो ये सारा कुछ आपको दिखाना है बेसिक से।
इस एक डायग्राम में इतनी पार्ट्स को आप ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना। देन अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं 16th क्वेश्चन में। यहाँ पे पूछा है राइट द रूल्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस। ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का बनेगा एंड ऑब्वियसली इसमें आपको ऑप्शन देगा। तो ऑप्शन में आपसे आप यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ शॉर्ट साइटेडनेस एंड हाउ कैन इट बी रेक्टिफाइड। तो दो में से एक आपको अटेम्प्ट करना है। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 में जो ऑप्शंस होंगे उनमें से एक आप अटेम्प्ट करके आओगे। तो रूल्स लिखते हैं पहले। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस, किसी भी लेंस से जब इमेज बनना होता है ना तो फॉलोइंग रूल्स को फॉलो करेंगे तो इमेज फॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट होता है कि जो रे ऑफ लाइट होता है वो ऑप्टिकल सेंटर से जब पास होगा ना तो विदाउट एनी डेविएशन वो पास हो जाता है। लेसन की एक्सप्लेनेशन में भी आपको ये चीज़ मैं पढ़ाई थी। आई होप आप वो वीडियो देखे हो, तो आप रिकॉल कर पा रहे होगे। अगर आप नहीं भी देखे हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा प्लेलिस्ट का, जिसमें आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर वाला ये जो सीरीज़ है उसके भी सारे वीडियोस मिलेंगे और लेसन का एक्सप्लेनेशन भी। तो आप पॉइंट्स में अभी क्या देखें कि जब भी सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर से जब कोई रे ऑफ लाइट पास होता है तो वो बिना डेविएट हुए चला जाएगा। अब चाहे वो लेंस आपका कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो। सेकेंड पॉइंट, जो रे ऑफ लाइट होता है वो पैरेलली रन होता है। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रहा है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर आ रहा है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से क्रॉस होगा फॉर कॉन्वेक्स लेंस, और कॉनकेव लेंस के लिए वो फोकस से क्रॉस होता हुआ दिखेगा। तो जब ये पैरेलल आया तो फोकस से क्रॉस हुआ, यहाँ पे फोकस दिया है उससे क्रॉस हो गया किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। और जब कॉनकेव लेंस में देखेंगे तो जब वो पैरेलल आया है ऑब्वियसली वो तो डाइवर्ज होगा, लेकिन अगर मैं उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करूँ ना तो वो फोकस से जाता हुआ ही आपको दिखेगा। तो ये सेकेंड रूल हो गया। देन थर्ड रूल यहाँ पे देखते हैं। जो रे ऑफ लाइट होता है वो जब पास होता है फोकस से तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में वो हमेशा कहाँ जाएगा, जो नेक्स्ट आपका ये जो लाइन दिख रहा है ना प्रिंसिपल एक्सिस उसके पैरेलल में जाता हुआ दिखेगा। और अगर वही हम लोग बोले कॉनकेव लेंस के केस में, तो जब वो आपको अपीयर हो रहा है कि फोकस से जा रहा है, एक्चुअल में तो जाएगा नहीं, तो जब फोकस से जाता हुआ अपीयर हो रहा है तब भी वो प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके पैरेलल चला जाएगा। क्या बोल रहे हैं, जब फोकस से ये लाइट आया तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल गया, और इस वाले केस में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइट फोकस से तो नहीं आ रहा है लेकिन प्रोड्यूस करेंगे तो दिखेगा ना कि हाँ फोकस से ही क्रॉस होता, तो ये भी पैरेलल जाएगा। तो ये इसका थर्ड रूल है। ये होते हैं रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। नाउ यहाँ पे जो आपसे पूछा कि व्हाट इज़ शॉर्ट साइटेडनेस और उसके बाद हाउ कैन इट बी रेक्टिफाइड, कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो आई लेंस होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, जिसकी वजह से जो दूर की चीज़ें हैं ना वो उनको नज़र नहीं आती हैं, और इसी को बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट मीन्स पास की चीज़ें दिखना, शॉर्ट साइटेडनेस का मीनिंग तो इनको दूर का चीज़ जो है वो सही से नहीं दिख पाता है। अब इन दिस द इमेज ऑफ फार ऑब्जेक्ट इज़ नॉट फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। दूर की जो चीज़ें हैं उनका जो इमेज बनता है वो रेटिना पे नहीं बन पाता है, बल्कि रेटिना के सामने एक पॉइंट होता है वहाँ पे ही बन जाता है। इसी डिफेक्ट को शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया बोलते हैं। इस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए आई लेंस का यूज़ किया जा सकता है, जो कि डबल कॉनकेव लेंस होगा, क्योंकि ये लेंस जो है वो डाइवर्ज करता है रे ऑफ लाइट, जो भी रेस आ रहे हैं उस ऑब्जेक्ट से उसको, और उसका जो इमेज है फिर वो रेटिना पे फॉर्म होता है। अब देखो दोनों चीज़ों को डायग्राम से बताएंगे। पहले तो कि ये डिफेक्ट में क्या हो रहा है, तो ये देखना आप, नॉर्मल ये आई लेंस है। जब भी कोई दूर में कोई ऑब्जेक्ट है उससे जो रे ऑफ लाइट्स आ रहे हैं वो कन्वर्ज हो रहे हैं, तो कहाँ कन्वर्ज हो गया, यहाँ पे, जबकि उसको यहाँ रेटिना पे होना था, तब जा कर के आपको उसका इमेज दिखता। अब रेक्टिफाई करने के लिए क्या ज़रूरत है कि ये जो लाइट था वो थोड़ा सा पहले डाइवर्ज हो जाए, और डाइवर्ज जब हो जाएगा तब वो आकर के अगर मीट होता है तो सही जगह मीट होगा। तो हम लोग को पता है डाइवर्ज करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, कॉनकेव लेंस। तो ये कॉनकेव लेंस अगर हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो जो भी रे ऑफ लाइट आया था वो पहले थोड़ा सा डाइवर्ज होगा, और डाइवर्ज होने की वजह से जब वो अब यहाँ पे फॉर्म हुआ है, मतलब इस लेंस पे पड़ा है हमारे आई लेंस पे, तो वो सही जगह पे जा कर के यहाँ पे इमेज फॉर्म करेगा रेटिना पे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको मिल्क प्रोडक्शन पे और फर्टिलाइज़र्स पे। ये आपका बनेगा 10 मार्क्स का, या फिर अच्छा 10 मार्क्स नहीं, आप दिख रहा है ए लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर ए हो गया। शॉर्ट नोट्स इसमें लिखने हैं, तो दोनों मिला करके फ़िलहाल ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है।
देन इसका पार्ट बी देखेंगे तो पार्ट बी में पूछा है हाइब्रिड सीड्स क्या होते हैं और कैसे उसको बेटर बोलते हैं नॉर्मल सीड्स से। तो इसके पॉइंट्स लिखोगे तब यहाँ पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा। तो ये 17 क्वेश्चन हो गया ए और बी। देन ऑब्वियस है कि ऑप्शन तो देगा ही, तो देन यहाँ पे और आपको दिख रहा है तो और वाला क्वेश्चन है, उसका पार्ट ए है कंपोस्ट क्या चीज़ कैसे बनता है वो प्रोसेस लिखने हैं, ये आपको 5 मार्क्स का मिलेगा। एंड देन यहाँ पे बी दिया है, बी में आपको लिखना है शॉर्ट नोट्स ऑन 2 न्यू टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन, इस पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा। तो या तो आप और से पहले वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो या फिर उसके बाद वाला, दोनों मैं आपको बताती हूँ। तो पहले यहाँ पे देखना मिल्क प्रोडक्शन और फर्टिलाइज़र दोनों के ऊपर नोट्स लिखना है। मिल्क प्रोडक्शन इसके लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे आंसर ऑलरेडी दिया था इसमें, इसलिए मैं अलग से आपको कोई दूसरा नहीं बताई, इसी को बता रही हूँ। हमारी कंट्री में नंबर ऑफ़ काउस और बफेलोज जो है वो मैक्सिमम है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। इन सारे एनिमल्स को ही मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स या फिर मिल्च एनिमल्स या फिर डेयरी एनिमल्स बोला जाता है। इनका रियरिंग किया जाता है, मतलब इनको पालते हैं लार्ज नंबर्स में, लार्ज फार्म्स में। मिल्क प्रोडक्शन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन है आफ्टर राइस, यानी कि फर्स्ट ये हो जाएगा और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन मिल्क प्रोडक्शन है। अब बफेलोज जो हैं वो बेटर प्रोड्यूसर्स होते हैं मिल्क के इन कंपैरिजन टू काउस, लेकिन मेन सोर्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन जो है इंडिया में वो अभी भी काउस ही है। उसके बाद जो प्रॉपर रियरिंग होता है इन डेयरी एनिमल्स का, उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाता है, उनको केयर करते हैं, शेल्टर देते हैं, हेल्थ और ब्रीडिंग हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से इम्प्रूव्ड ब्रीड्स भी बनाए जाते हैं काउस और बफेलोज के, और हाई यील्डिंग ब्रीड्स जो हैं काउस के, उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, फ्रीशियन साहिवाल, हेल्स्टियन फ्रीसियन और बफेलो का दिया है मुर्रा। ये मैं लेसन एक्सप्लेनेशन में भी आप जस्ट पढ़े हो चैप्टर 13 में। देन फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, इसका आपको यहाँ पे लिखना है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जो है वो सॉइल में एनरिच किए जाते हैं, मतलब अलग से ऐड किए जाते हैं केमिकल्स ऐड करके फार्मर्स के थ्रू, एंड इसी को ही इन्हीं केमिकल्स को फर्टिलाइज़र्स बोलते हैं। मेरे ख्याल से इतना सा सफिशिएंट नहीं था, थोड़ा और आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो चैप्टर 13 में आपको फर्टिलाइज़र मिल जाएगा एग्रीकल्चर मेथड में, उस लेसन से आप देख लेना फर्टिलाइज़र का टाइप्स दिया होगा वहाँ पे, 3 टाइप्स मैं आपको पढ़ाई थी, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स और उसके अलावा आपको पोटेशियम फर्टिलाइज़र्स। तो ये तीनों को लिख देना कि नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र्स नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं और उसका एग्जांपल यूरिया है। देन फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स फॉस्फोरस प्रोवाइड कराते हैं, जिसका एग्जांपल कैल्शियम सुपर फॉस्फेट मिल जाएगा। और वैसे ही पोटेशियम फर्टिलाइज़र्स जो है वो पोटेशियम प्रोवाइड कराते हैं, फिर उसका एग्जांपल देना है। तो ऐसे करके आपको तीनों का ही कि क्या पर्पस है और एक एक एग्जांपल देना, थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा ये आंसर। और देन अब बी में आते हैं, हाइब्रिड सीड्स को क्यों बेटर कंसिडर किया जाता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल सीड्स। तो उसका रीज़न यहाँ पे फॉलोइंग पॉइंट्स के फॉर्म में दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं वो बेटर क्वालिटी के होते हैं। सेकंड हो जाएगा कि इनमें सिलेक्टेड कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा ये न्यू इम्प्रूव्ड या फिर बेटर वैरायटीज़ होते हैं सीड्स के, और ये लेस प्रोन होते हैं डिजीज़ के, मतलब इनमें डिजीज़ जो है वो कम लगता है। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हो जाएंगे ओवर नॉर्मल सीड्स। देन आते हैं हाउ इज़ कंपोस्ट मेड, और वाला क्वेश्चन है ना, तो कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है। ये आपके बुक में वही चैप्टर 13 में ही एक येलो कलर का बॉक्स बना था, उसमें हम लोग पढ़े थे वर्मी कंपोस्टिंग जो था उसके जस्ट ऊपर में एक बड़ा सा बॉक्स था, उसमें पूरा मेथड दिया था। तो एक 1 मीटर डीप आपको पिट बनाना है, मतलब गड्ढा बनाना है, और वो आपको कहीं पे भी कर सकते हो आप, जैसे स्कूल में या फिर अपने घर में। और वहाँ पे उस पिट में आपको 30 सेंटीमीटर तक गार्बेज डाल देना था, जैसे कि पेपर के पीसेस, ब्रोकन ट्विग्स हो गए, ड्राई लीव्स या वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट स्किन्स हो गए, कैटल डंग हो गया। उसके बाद उसके ऊपर आपको डंग, सॉइल और वाटर का एक मिक्सचर बना करके उसको स्प्रे करना था। फिर दोबारा से गार्बेज का लेयर लगाएंगे और उसके बाद फिर से उसको इसी मिक्सचर से सोक करेंगे, और ऐसा करते जाएंगे कंटिन्यू जब तक कि ये जो 1 मीटर का पिट बनाए थे वो 50 to 60 सेंटीमीटर तक वो फिल हो जाए। अब जो बचा हुआ एरिया रहेगा उसमें हम लोग वेट सॉइल डाल करके उसको टाइटली कवर कर देंगे और डंग मिक्सचर को उसके ऊपर फिर से डाल देंगे, और फिर छोड़ देंगे इसको कुछ दिनों के लिए। 3 से 4 मंथ के बाद में ये जो पिट है ना वो श्रंक हो जाएगा, मतलब नीचे धंस जाएगा थोड़ा सा,
और उसके अंदर में ब्लैक क्रिस्प सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। इसी सब्सटेंस को कंपोस्ट बोलते हैं। तो ये हो गया कि कंपोस्ट बनाने का मेथड। देन बी में पूछा है एनी टू टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के टू न्यू टेक्निक्स, एक होता है स्प्रिंकलर या फिर फाउंटेन इरिगेशन मेथड और दूसरा होता है ड्रिप इरिगेशन मेथड। स्प्रिंकलर या फिर फाउंटेन इरिगेशन मेथड में क्या करते थे, यहाँ पे क्रोप्स को आर्टिफिशियली वाटर जो है वो शावर किया जाता है। तो वाटर को पास कराते हैं हाई प्रेशर वाले पाइप से, जिसमें कि आउटलेट्स बने होते हैं, छोटे छोटे पोर्स। और जैसे ही वाटर हाई प्रेशर में इन पोर्स के पास पहुँचता है तो वो क्या होता है, पूरा का पूरा शावर के जैसे उसमें से वाटर फ्लो होने लगता है। साथ ही में ये जो स्प्रिंकलर है वो रोटेट होते रहता है ना, तो जिसकी वजह से वाटर जो है वो दूर दूर तक फेंकाते जाता है। और जो अनइवन लैंड होता है ना, वहाँ पे भी बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से ये इरिगेशन मेथड जो काम आता है वाटर प्रोवाइड कराने के लिए। जहाँ पे कोई भी दूसरा मेथड जो है वो काम नहीं कर पाता है, वहाँ पे भी स्प्रिंकलर या फिर फाउंटेन इरिगेशन मेथड जो है वो काम आ जाता है। देन ड्रिप इरिगेशन मेथड है। यहाँ पे वाटर जो होता है उसको डायरेक्टली हर एक प्लांट तक पहुँचाया जाता है कंप्रेसर के हेल्प से। वाटर को क्या करते हैं, क्लोज्ड पाइप से पास कराते हैं। और ये जो क्लोज्ड पाइप्स होते हैं उन सब में छोटे छोटे वहाँ पे बोल सकते हो आप ओपनिंग्स लगे रहते हैं, स्मॉल पोर्स बनाए हुए होते हैं, जो कि वाटर जिसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है डायरेक्टली प्लांट का जो रूट होता है एग्जैक्टली वहाँ पास। और इसमें अगर फर्टिलाइज़र्स को मिक्स कर दिया जाए या फिर दूसरे केमिकल्स को मिक्स कर दिया जाए जो प्लांट्स के लिए एसेंशियल है, तो उसको भी बहुत ईजिली प्लांट को दिया जा सकता है। तो ये इसका एडवांटेज होता है। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं और ये दोनों न्यू टेक्निक्स है फॉर इरिगेशन। यहाँ पे आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट सेट जो था वो कंप्लीट हो गया। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड सेट पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। उसको भी हम लोग 2 पार्ट्स में ही कवर करेंगे और ये सारे ही वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, उसमें मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल एंड इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद अस, then join the Telegram link given in description.